एडवोकेट मुबीन अख्तर साहब, आप सिमी पर जो बैन लगा है उस केस को आप देख रहे हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली ट्राइब्यूनल ने बैन को हटाया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई और वहाँ पे उस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। आपने बहुत क्लोज से सिमी के केस को देखा है, आपने उनके लोगों से मिले हैं, जो लोग अरेस्ट हैं उनसे मिले हैं। आपको क्या लगता है, सरकार ने 2001 में जो बैन लगाया था सिमी पर, वाकई उसके किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट की वजह से लगाया था या ये एक पॉलिटिकल इशू था? ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल इशू था। अगर क्राइम के ऊपर अगर कहा जाता तो 2001 से पहले सिमी के ऊपर आज तक कोई ऐसा बड़ा टेररिज्म का केस नहीं मतलब बनाया गया। अन्यथा 25 साल एग्जिस्ट की है, उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। एक आध दो छुटपुट केसेस रहे होंगे जो छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और आर्टिकल्स के खिलाफ 153A का केस बनाया जाता है, तो वो सब केसेस एक दो तीन जो है एक्सेप्शनल केसेस रहे होंगे। वो भी वो जो है वो लोगों के खिलाफ थे जो लोग सिमी से रिटायर हो चुके थे। सिमी में 30 साल तक जो है उम्र होती है, उसके अंदर मेंबर रहते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने आर्टिकल लिखे और 153 और केस IPC के अंदर बनाया गया। 2001 में जब केस बैन हुआ है, उसके बाद जितने केसेस हैं बैन करने के बाद सारे केसेस इनके खिलाफ जो है इन लोगों ने जस्ट एज अ फिक्शन इन द नेम ऑफ सिमी जो है इन लोगों ने रजिस्टर किया। जब सरकार ने बैन लगाया तो उसमें जो चार्जशीट है उसमें सरकार ने क्या कहा है सिमी के बारे में? सिमी के बारे में जो कुछ भी एलिगेशंस में ये लगा है कि ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, साथ में ये लोग वायलेंस के जरिए इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये जो है अपना इस्लाम का फैलाव कर रहे थे, प्रोपेगेट कर रहे थे, जो रिलीजन को फैलाने का हक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये सोशल वर्क भी कर रहे थे, इनका सोशल प्रोग्राम्स होता था, जहाँ जहाँ भी अगर नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड एरिया होते थे तो उसमें जाकर के ये लोग जो है काम करते थे रूट लेवल पे। और उसमें ये नहीं होता था कि वो सिर्फ एक्सेप्शनली मुस्लिम्स के लिए करते थे, बल्कि नॉन मुस्लिम जो भी हो, जिस कैटेगरी का भी आदमी हो, जिस क्लास का भी हो, ग्रुप का हो, उन सब के लिए ये काम करते थे, फलाह बहबूद के लिए। एडवोकेट मुबीन अख्तर साहब, चूँकि आपने शुरू से सिमी के इस बैन के केस को देखा है, तो अभी प्रेजेंट स्टेटस, लीगल स्टेटस क्या है इस केस का? अभी तो लीगल स्टेटस ये है कि जब बैन लिफ्ट कर दिया गया हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट जो बैन लिफ्ट किया तो इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली बात यह है कि अदलिया का भी जो है रवैया मतलब सही नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू होना चाहिए जुडिशल सिस्टम के हिसाब से। वो इसलिए कि जब 3 बैन पहले लग चुका था जो हमारे खिलाफ गया था, तो उसकी अपील हमने सुप्रीम कोर्ट में करी थी, उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई और उसके सुनने के लिए अदलिया को वक्त नहीं था। और जैसे ही एक बैन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ गई और हमारे फेवर में आया, तो उसको विदिन 25 आवर्स या कहिए विदिन 18 आवर्स जो है उसको स्टे कर दिया गया, बगैर हमें मुझे सुने हुए बगैर जो है उसको स्टे कर दिया गया। और गवर्नमेंट को सुनने के लिए उनके पास वक्त था। अब वो भी 2 जज की बेंच ने किया, उसको स्टे किया, जबकि 3 जज के बेंच की जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी अदालत में आता है और बगैर कोई पेपर के या कोई रिकॉर्ड के अगर कोर्ट में आकर के सिर्फ मेंशन करता है, तो उसमें एक्स पार्टी स्टे नहीं होना चाहिए, जो हमारे केस में इस बार किया गया। एडवोकेट हुमाम अहमद सिद्दीकी, you have been associated with SIMI and you have also fought for the SIMI in the court. I am Mumtaz Alam Flahi, New Delhi correspondent to Circus.net. Would you like to tell us why do you think the government banned SIMI in 2001? देखिए, गवर्नमेंट ने जो उस वक्त माहौल बना था 9/11 का 2001 में, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए पाबंदी लगाई है। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 98 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी यहाँ पर, उसके पहले अगर देखें तो कोई केस नहीं है सिमी के ख़िलाफ़ या सिमी के किसी मेंबर के ख़िलाफ़। लेकिन इस हुकूमत के आते ही केसेस बनने शुरू हुए, फर्जी मुकदमात, और उसी वक्त से ये बयान आने लगा कि सिमी पर पाबंदी लगाई जाए, सिमी पर पाबंदी लगाई जाए। और उसके बाद जो है वो 2001 में 9/11 का फ़ायदा उठाते हुए पाबंदी लगा दी गई। और आज तक हुकूमत जो है एक भी केस जो लोगों पर हैं वो साबित नहीं कर सकी है। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि जितनी तंजीमें बैन हैं इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत, उसमें अकेली सिमी ऐसी है जो ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है, स्टेट में हेडक्वार्टर हैं और लोकल लेवल पर ऑफिसेज हैं, और सबको पुलिस ने सील किया है, सबका रिकॉर्ड उठा करके ले गए हैं, मेंबरशिप का रिकॉर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं।
और उसके साथ साथ ये कि हम उसके बाद से मुकदमे लड़ रहे हैं। उसके अलावा जितनी तंजीमों पे बैन किया है वो सब अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर एक नहीं 10 पाबंदी लगा दी जाए। वो कभी मुकदमा लड़ने नहीं आते, वो कभी कोर्ट में नहीं आते, वो कभी पुलिस के पास नहीं जाते। हम सबके सामने हैं और मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि 2001 से लेकर आज तक हमारे सारे मुकदमा पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। एक मुकदमा जिसमें पाबंदी हटा ली गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करते हुए उसको स्टे कर दिया। उसके पहले की 3 पिटीशन हमारी पेंडिंग है, उस पर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। एडमिट करके नोटिस इशू करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। सिद्दीकी साहब, जब आप केस देख रहे थे सिमी का, तो उस बीच में आपको भी शायद पुलिस ने उठाया था और आपको जेल में बंद किया गया। जी, मुझे 2008 में एक केस में उठाया था। उस वक्त जस्टिस गीता मित्तल का ट्रिब्यूनल चल रहा था और मैं अपने बच्चों को लेने के लिए मैं गया था यूपी में गोंडा, और वहाँ से मुझे पुलिस ने उठाया और उनसे ये कहा कि आपके खिलाफ गोरखपुर में एक केस है, 2001 का पुराना केस। हालांकि उस केस में और ये कहा गया कि आपके खिलाफ वारंट हो चुका है, गैर जमानती कुर्की हो चुकी है। हालांकि मेरे घर पर आज तक कोई वारंट नहीं आया और कोई जो है वो पुलिस वाला नहीं आया वारंट लेकर के, नोटिस लेकर के। और एक जो मैं शहर में रहता हूँ, सुल्तानपुर शहर में करीब 30 साल से, और जो मेरा गांव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ का पता दिखाया गया। जहाँ पे मैं रहता नहीं, कभी जाता नहीं हूँ, वहाँ का पता दिखाया गया और ये दिखाया गया कि वहाँ पे घर की आपकी कुर्की हो चुकी है। हालांकि वहाँ भी कोई नहीं आया। तो उस वक्त इस ट्रिब्यूनल को डिरेल करने के लिए और उसको हटाने के लिए, चूँकि मैं शुरू से लगा हुआ था पहले ट्रिब्यूनल से केस में और सब कुछ मैं जानता हूँ उसके बारे में, तो इसलिए मुझे वहाँ पे उठाया गया और मुझे उठाया गया गोंडा से, गिरफ्तार किया गया, दिखाया गया गोरखपुर से। और लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था कि 1 महीने में हमारी ज़मानत हो गई। तो वो उस वक्त इस वजह से कि मैं सिर्फ इस वजह से मुझे उठाया गया कि मैं सिमी का केस देख रहा था। आपने फाइल देखी है, सारे चार्जशीट भी देखे हैं और ट्राइब्यूनल के सारी अपनी प्रोसीडिंग को फेस किया है, उसको उसमें विटनेस रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का जो पॉइंट है बैन के पीछे वो कितना स्ट्रांग है? गवर्नमेंट के जो पॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। इसलिए कि जो इल्ज़ाम लगा रही है गवर्नमेंट वो ये है कि सिमी का ये फला मेंबर है, उसने ये काम किया है, उसने ये एक्टिविटी की है, ये बम ब्लास्ट किया है, ये यहाँ भाषण दिया है, या इस तरह ये काम गलत अनलॉफुल एक्टिविटी की है। एक चीज़ तो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक उसका मेंबर है, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है। ऑर्गेनाइजेशन को आपने बैन किया है तो बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन आप ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अनलॉफुल काम किया है, वो साबित करने में नाकाम रहे। दूसरी चीज़, जो पर्सन, जो लोग हैं जिनको मेंबर बताया जा रहा है, हुकूमत आज तक ये साबित नहीं कर पा रही है कि ये सिमी के मेंबर हैं। हमारा पूरा रिकॉर्ड होता था, हम वो सिमी के आर्गन में उसको पब्लिश करते थे। सिमी ने हमने जो जवाब दिया है हुकूमत का ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह हमने बताया है कि हमारे 20,000 मेंबर हैं, 400 अंसार हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हम 25 साल से काम कर रहे थे। तो जिन लोगों को पुलिस बता रही है कि ये मेंबर हैं सिमी के, आज तक उनको साबित नहीं कर सकी। उसके साथ साथ हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है वो पुलिस के ही कब्जे में है। पुलिस ने ही हमारे ऑफिस को सील कर रखा है। पहले ट्रिब्यूनल में जो एस.के. अग्रवाल का ट्रिब्यूनल था, जस्टिस एस.के. अग्रवाल का, उसमें हमने बकायदा दरख्वास्त दी थी कि हमारे ऑफिस को खोला जाए और खोल कर से उसमें से रिकॉर्ड निकाला जाए और उसमें से लिस्ट देखी जाए कि हमारा कौन मेंबर है कौन नहीं है, तब बात साफ हो जाएगी। लेकिन उस एप्लीकेशन पर भी जस्टिस अग्रवाल ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया और फिर उसके बाद फैसला सुना दिया उन्होंने।